रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 10 एसेट सिक्योरिटी डोमेन 2 और पार्ट 2। मेरे ख्याल में नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डोमेन कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। एनीवे, वेलकम बैक। बड़ा फ़ौरन लेक्चर आ गया आपके पास, क्योंकि कल मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके हटा, आज भी मेरे पास टाइम था, मैंने कहा कुछ नहीं करना, तो मैंने कहा लेक्चर ही रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10। तो अब आज हम डाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, एसेट सिक्योरिटी। सो सबसे बड़ा एसेट जो आजकल के वर्ल्ड के अंदर कंपनीज़ के पास है वो है एसेट। सो एसेट जो सबसे बड़ा एसेट जो कंपनीज़ के पास है वो डाटा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ का, बहुत सारी क्या, हर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा। से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल ले लेते हैं। टेक्सटाइल मिल के पास जो कपड़े का डिज़ाइन है वो डाटा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर है। बैंक के पास डाटा जो सा है वो आपका पैसे की शक्ल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, स्टोर्स के पास तमाम स्टोर की जो चीज़ें इन एंड आउट हो रही है वो डाटा के फॉर्मेट में पड़ी। तो प्रिटी मच आजकल के दौर में जितना बिजनेस है उसके पास डाटा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और डाटा उनका एसेट है। अगर डाटा निकाल दिया जाए तो वो ऑपरेट ना कर सके। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट ना कर सकें। ठीक है, बड़ी कंपनीज तो हैं ही हैं, छोटी कंपनीज में भी यही इश्यूज़ हैं। ठीक है, यानी ये रिक्वायरमेंट है हर बंदे की। तो इसलिए डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए डाटा 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 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एसेट है कंपनी के लिए। ठीक है, डाटा स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट्स, फीचर्स और आइटम्स दैट आर कलेक्टेड ऑटोमेटेड तरीके से किए हुए या किसी और तरीके से किए हुए। ठीक है, डाटा के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, कि किस तरह डाटा आपने इकट्ठा करना है, हमने क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देखे हैं। ठीक है, अब आ जाता है डाटा लाइफ साइकिल। जिस तरह हमें पता है कि डाटा का पूरा लाइफ साइकिल है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको फिर आखिर में जब फारिग हो जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो प्रोसेस है डाटा का वो मैनेज किया जाता है बड़ा केयरफुली। अगर कलेक्शन के दौरान डाटा गलत हो गया या डाटा लीक आउट हो गया, बड़ा मसला। अगर ऑब्जर्वेशन के दौरान हो गया, किसी बंदे के पास एक्स्ट्रा एक्सेस है, उसने एक्स्ट्रा डाटा देख लिया, इस अ ब्रीच। डिस्ट्रक्शन के दौरान प्रॉपरली डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, हमने हार्ड ड्राइव उठा के किसी और को दे दी और उसने वहाँ से डाटा निकाल लिया, ये भी हम टॉपिक दे पढ़ेंगे, तो मसला। ठीक है, तो डाटा लाइफ साइकिल का जो कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा स्पेसिफिकेशन एंड मॉडलिंग, प्रोसेसिंग एंड डाटाबेस मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। सो डाटा की स्पेसिफिकेशन के अंदर मॉडलिंग आ जाती है कि डाटा मॉडलिंग की जाती है। ठीक है, मॉडलिंग क्या कि भाई आपने डाटा टेबल्स को कैसे एडजस्ट करना है। मोस्ट ऑफ अ डीबीए का वर्क है, आपका काम नहीं है। ठीक है, फिर डाटाबेस मेंटेनेंस आ जाती है कि डाटाबेस में से कब डाटा निकालना है, पर्च करना है या नहीं करना, कब डाटा को बैकअप करना है, आर्काइव करना है या नहीं। और फिर सिक्योरिटी। फिर डाटा लाइफ साइकिल कंट्रोल के अंदर ऑडिट, एनुअली ऑडिट, वीकली, मंथली, जब भी आपने करना है। फिर मॉनिटर द यूज़ एंड कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, कि हर वक्त देखते रहे कि कौन यूज़ कर रहा है। कोई रोज़, हफ्ते को या हर रोज़, हर वीक में इतवार को लॉगिन होकर कोई क्यूरी तो नहीं रन कर रहा। से फॉर एग्जांपल अगर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करता है आपकी वेबसाइट पर, सबसे पहली क्यूरी क्या करता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पासवर्ड्स, कुछ इस तरह की क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर आर्काइविंग। आर्काइविंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आर्काइव किया जाए डाटा को, मेंटेन द इफेक्टिवनेस, पीरियोडिक स्नैपशॉट ली जा सकती है, वर्जन कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइमरी कॉपी जो सी है वो डाटा की करप्ट होगी तो आप वर्जन कंट्रोल से रिस्टोर कर सकते हैं, या आपने कुछ और करना है। ठीक है, बैकअप्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। ये आर्काइविंग, बैकअप्स, स्नैपशॉटिंग और वर्जन कंट्रोल, ये सारी तकरीबन एक ही मिलती जुलती ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है डाटा स्पेसिफिकेशन एंड मॉडलिंग। सो सबसे पहले जब हम लोग डाटा इकट्ठा करने लगते हैं या डाटा ऐड करने लगते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस शुरू होता है विच इज़ कॉल्ड अ यूज़र इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कि यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है, कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट बैंकिंग बनाने लगे हैं तो हम देखेंगे कि यूज़र को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या यूज़र को चाहिए, उसने कितने पैसे भेजे हैं, कितने आए हैं, क्या कुछ उस वो करना चाहता है। अब वो सारे के सारे डाटा को मॉडल किया जाता है। ठीक है, वो मॉडलिंग आप नहीं कर रहे होगे, जिस तरह मैंने पहले कहा है डेटाबेस आर्किटेक्ट कर रहा होगा या डेटाबेस का जो डाटा का जो हेड होगा वो कर रहा होगा। ठीक है, तो कीप द ओवरऑल मॉडल एंड डाटा स्ट्रक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल। गो के ये बहुत हार्ड अचीवमेंट है, यानी ये करना, सिंपल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना या सिंपल मॉडल डिज़ाइन करना इज़ द हार्डेस्ट थिंग। मगर ज़ाहिर है वी आर पेइंग हिम तो वो एज सिंपल एज पॉसिबल रखेगा। क्यों कि मुझे अक्सर एक्सपीरियंस हुआ, गंदा डेटाबेस डिज़ाइन जो सा है वुड अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। हमें एक दफ़ा एक जगह डेटाबेस डिज़ाइन हो रही थी, हम बैठे हुए थे, तो मैं उसके अंदर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता होता था।
तो उन्होंने डेटाबेस बनाई, अपेरेंटली वो बहुत अच्छी थी, उसने बड़ा ब्रैग ब्रू किया। हमने एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, ठीक है। वो सिस्टम हम 8 सर्वर्स के ऊपर रन करते थे और वो जो है 200 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर रहा था, ठीक है। हम उस जब आर्किटेक्ट ने दोबारा थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट ने उसे देखा, उसने कहा ये बहुत गंदा डिज़ाइन है। हमने कहा 200 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर रहा है 8 सर्वर्स के ऊपर। उसने कहा ये 2 सर्वर्स के ऊपर मैं ये काम करा देता हूँ। उसने 3 हफ्ते लगा के वो डेटाबेस का पूरा आर्किटेक्चर चेंज किया और वही सेम डाटा मॉडल जो है, सेम टाइप ऑफ डाटा कलेक्ट हो रहा था, मगर ऑन 1/3 ऑफ द सर्वर्स एंड 350 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है मॉडलिंग का, ठीक है। अब उसके बाद द फॉलोइंग ब्रॉड क्वेश्चन आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप डाटा गैदर कर रहे हो, डाटा एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके डाटा गैदरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके अंदर व्हाट आर द डेटाबेस ऑब्जेक्टिव, डेटाबेस करना क्या चाह रही है, इंटरनेट बैंकिंग बनाना चाह रही है, ठीक है। हाउ विल द डेटाबेस एग्जिस्ट इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव, और किस तरह काम करेगी। हाँ, हमारे जो बैंक के जो एनालिस्ट हैं वो देखेंगे हमारे कितने अकाउंट्स हैं जिनके पास 1 मिलियन से ज़्यादा पड़ा, अच्छा उन्हें ये मार्केटिंग कैंपेन भेज दो। हु आर द स्टेक होल्डर्स इन द डेटाबेस, ठीक है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। हु विल यूज़ द डेटाबेस एंड व्हाट टास्क डू इंडिविजुअल नीड द डेटाबेस टू अकम्प्लिश, कि डेटाबेस क्या अकम्प्लिश करेगी। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड बी हेल्ड इन द डेटाबेस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी ये डेटाबेस बहुत क्रिटिकल है, हमें इसका सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। अगर इस डेटाबेस में पासवर्ड्स पड़े हुए हैं तो पासवर्ड्स को देखना पड़ेगा कि कैसे हैं ये, ठीक है। डेटाबेस नीड इंटरेक्शन, स्मॉलेस्ट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटाबेस विल होल्ड एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट डेटाबेस नीड इंटरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अदर डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन, व्हाट लेंथ ऑफ टाइम विल डाटा बी रिक्वायर्ड, कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, कितने अरसे के लिए डाटा पड़ा हुआ, कितने अरसे के लिए रखना है हमने, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाएगी तो आप देखोगे पीसीआई कंप्लायंस हमसे क्या कहता है, इंटरनेशनल मार्केट या लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या चाहती है, कहती है, ये आपको पता होगा। बीइंग अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नो ऑल दिस स्टफ, ठीक है। व्हाट विल बी डिपेंडेंसीज ऑन द डेटाबेसेस, डिपेंडेंसीज क्या है डेटाबेस की, क्या उसे एसक्यूएल सर्वर ही चाहिए, उसके अलावा उसे क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड चाहिए। व्हाट विल द डेटाबेस डीकमीशन प्रोसेस बी, अगर डेटाबेस डीकमीशन करनी है तो हमने क्या करना है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन डाटा मॉडल डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ दिस होल प्रोसेस आपके पास एक इन्फॉर्मेशन डाटा मॉडल डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। कल को अगर वो बंदा छोड़ के चला गया, डेवलपर छोड़ के चले गए, तो वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको बताएगा कि ये डाटाबेस के इस टेबल के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों सेव की है, किस यूज़र, क्या यूज़र रिक्वायरमेंट थी, किस लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन सेव करूँ। डेटाबेस के अंदर, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की डेटाबेस के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर सेव करने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्यों यूज़ सेव सोशल सिक्योरिटी नंबर या आईडी कार्ड नंबर सेव कर रहे हो, ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डाटा मेंटेनेंस या डाटाबेस मेंटेनेंस, ठीक है। अब डेटाबेस, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस, कि आपने उठा के एक्सेस के बहुत पुराने फॉर्मेट के अंदर डाटा रखा हुआ और उसके बाद अभी तक मुझे याद है, दुनिया, पाकिस्तान में नहीं बाकी बहुत जगहों पे कोबोल सिस्टम अभी तक चल रहा है, ठीक है। 5 साल पहले तक तो चल रहा था, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट जब हो जाती है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। मुझे पता है, मुझे अभी तक पता है कि यूरोप अमेरिका के अंदर अभी भी बहुत सारी कंपनियां जिनके पास वो फ्लॉपी ड्राइव्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड दे थिंक इज सेफ। कोई और उसे उठा के चोरी करके यूज़ नहीं कर सकता ना, ठीक है। अगर आपके पास किसी की फ्लॉपी ड्राइव हाथ में आ गई, आप कहाँ से फ्लॉपी ड्राइव लेकर आओगे, अब तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलती फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। इनएसेसिबल टू यूजर्स इफ स्टोर्ड इन आउट ऑफ द डेट सॉफ्टवेयर फॉर्मेट, आउट ऑफ डेट फॉर्मेट में अगर हमने सेव कर लिया तो फिर भी मसला है, ठीक है। हमने एक ऐसे फॉर्मेट में सेव करना है जो हमें पता हो कि 5 7 8 साल तक हमारा काम चलाएगा, और अगर माइग्रेशन करनी तो मेक श्योर करना है कि हमने माइग्रेशन करनी है, ठीक है। डेटाबेस और डाटा सेट शुड हैव केयरफुली डिफाइंड प्रोसीजर फॉर अपडेटिंग, ठीक है, केयरफुल प्रोसीजर हो फॉर अपडेटिंग, ठीक है, स्पिलेज ना हो डाटा की। वर्जनिंग विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आपने अगर चेंज किया तो वर्जन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। गुड डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, डाटा आर्काइव हो रहा है, मेन बैकअप हो रहे हैं। अगर कोई डेटाबेस के अंदर कोई स्टेल रिकॉर्ड या बहुत पुराना रिकॉर्ड उसे पर्च कर दिया जाए। डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू बी इन्फॉर्म्ड बाय अ थ्रेट एनालिसिस। अब इसके अंदर हम डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। एक कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को थ्रेट इंटेलिजेंस फीड आ रही होती है, ठीक है। अगर उन्हें पता चलता है कि आज ही ओरेकल डेटाबेस के अंदर ये बग आया और इससे ये वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है, तो सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कितनी
क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देंगे टू द डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा कि अब कौन से क्रिटिकल सिस्टम है, एज पर देयर पैचिंग पॉलिसी वो सिस्टम्स को पैच करेगा। जो पब्लिक फेसिंग सिस्टम्स होंगे जो डेटाबेस के और वो वल्नरेबल होंगे तो उन्हें सबसे पहले पैच होगा। अब आपकी पैचिंग पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करेगी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे कि कौन से प्रोसेस को मैंने पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाटा ऑडिट। डाटा ऑडिट टू मॉनिटर द यूज़ एंड कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जा सकती हैं। पेन टेस्ट से लेके किस किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, कोई पुराना डाटा तो नहीं हुआ हुआ, आउटडेटेड तो नहीं हुआ हुआ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेटा ऑडिट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम टू असाइन अ लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू दोज नीडेड, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है, उस डाटा को मैंने कैसे मैनिपुलेट, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट डाटा को मैंने ऑडिट करना है, ठीक है। फिर आ जाता है मैपिंग इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो हो रही है, एनालिसिस गैप, कोई एनालिसिस गैप तो नहीं है, डुप्लीकेशन तो नहीं है, इनएफिशिएंसी तो नहीं है, एरिया ऑफ ओवर प्रोविजन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ओवर प्रोविजन तो नहीं हुआ कि हमें जो डाटाबेस चाहिए ही नहीं हुई, आपको एक नॉर्मल डाटाबेस चाहिए थी जो एसक्यूएल सर्वर से काम हो जाना था, आपने टेरा डाटा उठा के लगाई हुई है, ठीक है, वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की हुई है, ठीक है, या कोई और चीज़। हेल्प सीन, अब ये डाटा ऑडिट करता क्या, प्रमोट कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट से पता चला जी आपकी जो ये डाटाबेस है ये अगले 6 महीने में फुल हो जाएगी, आपको सैन अपग्रेड करनी पड़ेगी। ओ सैन में तो मॉड्यूल ही नहीं लग सकता, ये हमारी सैन तो फुल हुई हुई है और ये एंड ऑफ सेल एंड सपोर्ट है, तो आप फ़ौरन अपने रोड मैप में ऐड करोगे, नेक्स्ट ईयर के बजट में टॉप प्रायोरिटी पे होगा। बड़े हम डाटा ही नहीं इकट्ठा कर सकते, पुराना डिलीट तो नहीं कर सकते। आपकी कितने लोगों की कंपनीज़ के अंदर वो एच और जेड ड्राइव फुल हो जाती है और फिर वो अगले दिन काम नहीं कर रही होती, फिर एक से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या हेल्प डेस्क वाला आता है, वो पुराना डाटा डिलीट करता है। अब जब वो पुराना डाटा डिलीट कर रहा होता है तो उससे ज़रा पूछो वो कितने पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। फैसिलिटेट डाटा शेयरिंग एंड री यूज़, कि डाटा शेयरिंग को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। आप री यूज़ भी कर सकते हो कि अच्छा यार ये डाटा ये तो अच्छा, फाइनेंस को अलावा मार्केटिंग को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मॉनिटर डाटा होल्डिंग एंड अवॉइड डाटा लीक्स, और फिर डाटा लीक्स को भी अवॉइड करता है, ठीक है। कि अगर आप डाटा बेस ऑडिट करेंगे तो पता चल जाएगा अच्छा यार ये जो बंदा है इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे राइट्स दिए हुए हैं और ये बंदा तो जो सा 4 महीने पहले छोड़ के जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, डाटा स्टोरेज एंड आर्काइविंग, अब ये बहुत लंबा सा टॉपिक है, मैंने इसको सिर्फ कवर अप किया है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों की, क्योंकि अगर आप CISSP पढ़ने आए हैं तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो ऑल अबाउट हाउसिंग ऑफ डाटा, केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। सर्वर हार्डवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा, बैकअप के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होगा, कितनी बैंडविड्थ है, अगर बैंडविड्थ हमारी हायर रिक्वायरमेंट है तो फिर 10 मैग या 100 मैग से ऊपर का 1 गिग का 1 गिग या 10 गिग का कनेक्शन चाहिए। साइज़ एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा सेट के कितना डाटा पड़ा हुआ है, कब रेप्लिकेट होगा, क्या फॉर्मेट है, ठीक है। अगर यूज़र पे एप्लीकेशन चल रही है तो एक एप्लीकेशन कितनी बैंडविड्थ ले रही है, डेटाबेस मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग, फिर डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी रिक्वायरमेंट कि अगर हमें रिकवर करना है तो कैसे करना है, बैकअप करना है तो कैसा है, फुल है, इंक्रीमेंटल है, डिफरेंशियल है, स्नैपशॉटिंग है, जो भी चक्कर है। लॉन्गेविटी एंड यूज़, कि कितने अरसे तक डाटा रखा हुआ है, ठीक है, कि रह सकता है या नहीं, वुड इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, ठीक है। लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपकी अगर फेल सेफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, ठीक है, मिरर्ड सर्वर हो, अगर प्राइमरी सर्वर फेल हो गया, रिडेंडेंसी, बैकअप्स होना चाहिए, बैकअप इंटीग्रिटी टेस्टिंग होनी चाहिए कि अगर बैकअप हुआ है तो वो इंटीग्रल भी है या नहीं है ना, वो बैकअप होने के बाद फारिग ही हो जाए, ठीक है। 6 महीने बाद डाउन द रोड आपको बैकअप रिस्टोर करना पड़े तो पता चले जी वो तो जो बैकअप लिया वो चलता ही नहीं, ठीक है। ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारी कंपनीज़ के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और मैंने होते हुए देखा है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल्स, सेंसिटिव डाटा इंक्रिप्शन कि डाटा जो सेंसिटिव डाटा वो इनक्रिप्ट भी हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो बैकअप से रिलेटेड है, एक दफ़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कंपनी का नाम लिए बगैर बताऊंगा कि डाटा बैकअप करते थे, ठीक है। वो क्या करता था बंदा, खैर मैं भी शामिल था उस काम में, कि हम लोग बैकअप करने के बाद डबल बैकस्लैश करके एक मशीन रखी हुई थी उस पर बैकअप डाल देते थे, ठीक है। उस मशीन पे बैकअप डाल देते थे, वो इंक्रीमेंटल होता था बैकअप, ठीक है, और उसे डाल के सर्वर लॉक करके घर चले जाते थे,
ठीक है। कोई हम 1 महीने से ये काम कर रहे थे, बाद में हमें पता चला वो बैकअप कहीं फेल हो जाता था, और नेक्स्ट दिन जो बंदा लॉगिन करता था सर्वर के अंदर, बस उसको जो एरर मैसेज आता था वो उसको क्रॉस करके चला जाता था। हम समय जो बैकअप पड़ा हुआ वहाँ फाइल भी पड़ी होती थी, और फाइल का साइज़ 0 होता था। रोज सर्वर की रेट फारिग होगी, और फिर हमने जब बैकअप रिस्टोर करने की कोशिश की, पता चला फाइल ही 0 की है। ठीक है। तो डोंट आस्क मी हाउ वी रिस्टोर दैट डाटा, वो रेट रिस्टोर करके फिर हमें किया, मगर वो जो 4 दिन थे मेरे ख्याल में हमारे वर्स्ट नाइटमेयर्स। ठीक है, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे। एनीवे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, कि अगर कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको रिस्पॉन्स, इंसिडेंट कैन बी अ फायर, इंसिडेंट कैन बी अ हैक, इंसिडेंट कैन बी अ ब्रीच, इंसिडेंट कैन बी अ डेटाबेस फेलियर। ठीक है। और फुल रिकवरी प्लान भी होना चाहिए। ठीक है, और टेस्ट भी हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक टर्म लिखी हुई है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। बैलेंस्ड ऑपरेशन है ऑन बैलेंस्ड ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट, कि रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है तो ऑपरेशन भी बैलेंस्ड हो और इकोनॉमिकल कॉस्ट भी हो। ये ना हो कि आपको यार अच्छा ये सर्वर है, इसकी रिक्वायरमेंट 24/7 है, इसकी 8 रिडंडेंट कॉपीज़ बना दो, कॉस्ट बढ़ गई है, ज़रूरत ही नहीं है। पे बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, 2 कॉपियाँ बना लो। को पूछे अच्छा अगर दोनों ख़राब हो जाए फिर क्या करोगे, हाँ भाई फिर कुछ नहीं कर सकते, बैलेंस्ड अप्रोच है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क असेसमेंट है, असेस करते रहते हैं आप लोग रिस्क के, कितना रिस्क है इसके ऊपर। रिस्क मिटिगेशन है, मिटिगेट करते हैं, रेसिड्यूल रिस्क रह जाता है तो उसको कुछ और करते हैं। एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट है, कि एवेल्यूएट करते हैं ठीक है पूरे के पूरे डाटा को, कि क्या है डाटा हमारे पास, क्या एवेल्यूएशन है, और उसकी फिर असेसमेंट करते हैं कि क्या ये बैकअप हुआ हुआ, सारा कुछ हुआ, सारे क्वेश्चन जो आज अभी तक हमने पढ़े हैं, सारा कुछ, एक्सेस कंट्रोल इसकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस किसके हैं, सिक्योरिटी पैचिंग हो रही है या नहीं, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है फिर। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है डाटा एक्सेस, शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन। ठीक है। डाटा इन्फॉर्मेशन शुड बी रेडिली एसेसिबल टू दोज हु नीड दैम, कि भाई जो डाटा है, अब डाटा तो आपके पास हो गया, अब उसकी एक्सेस देनी है, उसको शेयर करना है या उसको फिर फारिग करना है। ठीक है। सो डाटा पॉलिसी एंड डाटा ऑनर, सबसे पहले आपके पास डाटा पॉलिसी होनी चाहिए, और डाटा ऑनर कौन है आपको बताना है। हाँ भाई इस डाटा का, ये जो मेरे पास ये यहाँ डाटा पड़ा हुआ है, इसका ऑनर है जी ये बंदा। ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के सिर पे है। ठीक है। हु विल रिक्वायर एक्सेस टू दिस डाटा, अच्छा जी अब ये बंदा कहता है कि मुझे एक्सेस चाहिए, ये कहता है मुझे भी एक्सेस चाहिए, तो ये बंदा अप्रूव करेगा डाटा ऑनर कि ये इन दोनों को रीड ओनली एक्सेस है। ठीक है। चेंज कंट्रोल से होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा एंड एक्सेस, कि कितनी कॉस्ट मुझे पड़ेगी कि इस डाटा को मेंटेन और प्रोवाइड एक्सेस, इसमें बैकअप कॉस्ट आती है क्योंकि मैंने बैकअप करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम एडमिन बैठाया हुआ है, सिस्टम एडमिन को टोपी बना देते हैं। ठीक है। तो ये बैकअप भी करवा दिया उसे। ठीक है। अब इसके बाद एक डैट बैकअप थर्ड पार्टी साइट पे भी रख दिया, ये हमारा डैट बैकअप है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर द यूज़र्स, यूज़र को कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए। फिर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सबसेट ऑफ यूज़र्स, के डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि ये जो टेली वर्कर्स हैं इनको एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस चाहिए। ठीक है। ये ऑन द मूव है ऑल द टाइम। ठीक है। ये ऑन द मूव का साइन बना हुआ है। ठीक है। इनके बाल भी उड़ रहे हैं। ठीक है। अब जब वो टैप इन करेंगे इस डाटा के अंदर तो उन्हें किस किस्म की एक्सेस देनी है। ठीक है। अ केयरफुल वर्डेड डिस्क्लेमर स्टेटमेंट्स, ठीक है, अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं सारा कुछ। वेयर द डाटा इज़ व्हेन एट रेस्ट एंड इफ़ देयर इज़ एन लीगल एंड जुरिसडिक्शनल इशू, कि अगर ये डाटा जौन सा है मैंने उठा के कहीं क्लाउड पे रख दिया, ठीक है, ये क्लाउड पे रख दिया यहाँ पे डाटा, या आउटसाइड द कंट्री रख दिया, तो इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल रशिया इस टाइम एक स्टेट लॉ बना रहा है कि अगर रशियन सिटीज़न का आपने डाटा रखना है तो आप सिर्फ उस सर्वर पे रखोगे जो रशिया में पड़ा हुआ है, अगर रशिया से बाहर रखोगे तो आपको रखने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। अब ये बड़ा इमेच्योर स्टेट के अंदर है लॉ। वेयर द डाटा मूव्स थ्रू व्हेन ऑन वायर और इन ट्रांजिट, कि जब डाटा ओवर द नेटवर्क जा रहा है तो इन ट्रांजिट स्टेट के अंदर वो HTTPS है, इंक्रिप्टेड है या नहीं है। वेयर द डाटा इज़ व्हेन बीइंग कंज्यूम्ड, जब कंज्यूम हो जाता है तो फिर कहाँ होता है, कंजम्पशन कहाँ हो रही है, ये कंज्यूम कर रहे हैं ना डाटा को, ये कंज्यूम कर रहे हैं डाटा को, कोई थर्ड पार्टी अगर कंज्यूम कर रही है तो उसके साथ कोई प्रॉपर आपका एग्रीमेंट है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप किसी थर्ड पार्टी को देते हो, थर्ड पार्टी बेस्ड इन चाइना, और वो जाके वहाँ के लोकल डिस्कशन फॉर्म पे आपकी सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फेंक दे तो मसला बन गया ना आपके लिए। ठीक है। द नीड ऑफ अ सिंगल एक्सेस और मल्टी यूज़र एक्सेस एंड सब्सिक्वेंट वर्जनिंग, कि आपको सिंगल यूज़र एक्सेस चाहिए या मल्टीपल यूज़र को एक्सेस चाहिए, और वर्जन कंट्रोल आपने किए हुए हैं कि अच्छा जी ये चेंज हुआ, चेंज से पहले का वर्जन, ताकि आपको रीस्टोर करना पड़े। ठीक है। इंटेंशनल ऑब्फस्केशन ऑफ डिटेल ऑफ
टू प्रोटेक्ट दैट सेंसिटिव डाटा। अच्छा, ऑब्फस्केशन क्या होती है कि डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है मगर वो ऐसे स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, जिसको रिवर्स इंजीनियर करना पॉसिबल है मगर इट वुड टेक टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह के कोड भी लिखते हैं। अगर आप गूगल करें ऑब्फस्केशन कोड C++, तो आपको कोई दिखाएगा कि कोड इतना आसान नहीं होता रीड करना, वो एक लेमैन के लिए या एक नॉर्मल प्रोग्रामर के लिए भी इतना आसान नहीं होता ऑब्फस्केटेड कोड को रीड करना। ये शायद आप लोगों के लिए न्यू टर्म हो, मगर एक दफ़ा गूगल करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। मुझे एटलीस्ट स्क्रीनशॉट रखनी चाहिए थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डाटा पब्लिशिंग। जब आप डाटा पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, तो अटेंशन टू डिटेल्स सच एज प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव डाटा हेडिंग, लेजेंड्स, मेटा डाटा डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इंश्योर दैट द पब्लिश्ड डाटा एक्चुअली मेक सेंस। जब आप डाटा को पब्लिश कर रहे हो तो आपने इन तमाम डिटेल्स का ख्याल रखना है कि आपने डाटा जो सा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है, कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं आप प्रेजेंट कर रहे हो। जब प्रेजेंट कर रहे हो और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो आपने सफिशिएंट कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है आपकी डाटाबेस के अंदर सीक्रेट डाटा पड़ा हुआ है, जिस तरह वो FBI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और फिल्मों में दिखाते हैं, वो जो इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे होते हैं वो सेंसिटिव डाटा देख रहे होते हैं। अब वो पब्लिश तो कर रहे हो ना आप डाटा, ठीक है, मगर आपके पास सफिशिएंट कंट्रोल है कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या वो जो एजेंट है जब वो लॉगिन करे तो वो आपकी उसकी किसी कंप्रोमाइज़ PC से लॉगिन ना कर रहा हो। अगर वो लॉगिन कर रहा है तो हम उसकी आइडेंटिटी 3 दफ़ा वेरीफाई करेंगे, यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, पिन नंबर लेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे, लैपटॉप पे बायोमेट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये डाटा पब्लिशिंग है, ठीक है। एस्टेब्लिश हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एसेट्स आर क्लियरली मार्क्ड एंड लेबल, कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ध्यान से मार्क की होती है। अच्छा, इसके अंदर ना अब डाटा पब्लिशिंग के दौरान ना 2 टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है। वन इज़ कॉल्ड मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एंड दूसरा डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इट डजेंट केयर अबाउट लेबल्स, ठीक है। यूनिफॉर्म लेबल्स नहीं होते कि भाई अगर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इसे मैंने कहा ये टॉप सीक्रेट है, ये मेरे का सीक्रेट है, और ये मैंने कहा पब्लिक है, ठीक है। ये पब्लिक तो हर बंदा एक्सेस कर सकता है, ये सीक्रेट जो है कुछ लोग एक्सेस करते हैं, टॉप सीक्रेट सिर्फ 2 या 3 बंदे कंपनी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या है कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर ये लेबलिंग नहीं होती। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर जी ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है, और ये बंदा जो सा डाटा ऑनर है ये डिसाइड करता है अच्छा इस बंदे को ये इस फाइल पे राइट दे दो, इसको इस फाइल पे राइट दे दो, काशिफ को इस फाइल पे टॉप सीक्रेट फाइल पे राइट दे दो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आप फाइल बनाते हो, फाइल को राइट क्लिक करते हो और परमिशंस दे देते हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, अब मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या है? फिर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये होती है कि आपके पास द सिस्टम स्पेसिफाई विच सब्जेक्ट कैन एक्सेस स्पेसिफिक डाटा ऑब्जेक्ट। ये डाटा ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट एंड पब्लिक, और फिर इसके साथ सब्जेक्ट्स लग गए, ठीक है, ठीक है। इन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको क्लेरिफिकेशन है, ठीक है, इसकी क्लेरिफिकेशन है सीक्रेट, इसकी है टॉप सीक्रेट, इसकी है पब्लिक, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर दी और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दे दी। ये सिक्योरिटी क्लियरेंस है और ये जो सा है क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब सीक्रेट वाला बंदा जो है वो सिर्फ सीक्रेट फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और इससे नीचे भी कर सकता है। टॉप सीक्रेट वाला टॉप सीक्रेट एक्सेस कर सकता है, नीचे कर सकता है। पब्लिक वाला पब्लिक कर सकता है। अब इसके लिए आप सोच रहे होगे ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये मिलिट्री सर्विसेज के अंदर यूज़ होती हैं। जिस तरह स्नोडन था, उसके पास टॉप सीक्रेट एक्सेस थी, तो इसका मतलब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसने कॉपी किए ले आया, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, किसी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि हर जगह कंट्रोल रहे, उसके लिए से मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज़ के अंदर और बहुत सीक्रेट कंपनीज़ के अंदर, ठीक है, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उन लोगों ने, इस कॉल्ड SC लिनक्स, ठीक है। हमारा जो लिनक्स का कोर्स था उसमें मेरे ख्याल में हमने टच किया था हल्का सा SC लिनक्स को। तो SC लिनक्स जो है वो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मैक वगैरह जो से हैं, विंडोज़ सर्वर्स वगैरह, वो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है, जिसको चाहता है एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं कहना चाह रहा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एज फार एज यू आर नॉट इन अ मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद डाटा पब्लिशिंग के अंदर एक टाइप आ जाती है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। गोल ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज ग्रुप सिमिलर एसेट टुगेदर प्रोटेक्ट द बेस ऑन द कॉमन क्लासिफिकेशन लेवल, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबसेट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, हम उसको
लेबल कर देते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया जी ये टॉप सीक्रेट है, ये सीक्रेट है और ये पब्लिक है। तो अब इस टॉप सीक्रेट के ऊपर मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगा दूंगा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्रोटेक्शन लगाऊंगा, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं, हल्की सी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा दूंगा। ये क्लासिफिकेशन का फ़ायदा हो गया मुझे कि अगर मैंने हर चीज़ को क्लासीफाई कर दिया। इसके लिए मीडिया और मार्किंग की दो टर्म्स यूज़ होती हैं। मीडिया स्टोरिंग अ सेंसिटिव डाटा रिक्वायर्स अ फिजिकल लॉजिकल कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल भी लगे होंगे इसके ऊपर, लाइक सेफ के अंदर होगा, लॉजिकल कंट्रोल्स भी होंगे, लॉजिकल के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, पॉलिसी प्रोसीजर्स और टेक्निकल, लॉजिकल टेक्निकल कंट्रोल, लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आप लगा सकते हो, ठीक है। मीडिया लैक्स द मीन ऑफ डिजिटल अकाउंटेबिलिटी व्हेन डाटा इज़ नॉट इनक्रिप्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मीडिया इनक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी उसे एक्सेस कर लेगा, आपके पास कोई वे नहीं आइडेंटिफाइंग का, ठीक है। अगर इनक्रिप्टेड है तो आपको पता होगा कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। मार्किंग, जो मीडियाज़ होता है, जो सीडी है, आपके पास फ्लॉपी ड्राइव्स हैं, डाटा स्टोरेज की चीज़ें हैं, उन सब को मार्किंग कर दी जाती है, ठीक है। जिस तरह ही आपका कोई अगर कोई एक कंपनी के अंदर एक पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा अगर आपको कहीं मीडिया पड़ा हुआ मिला हुआ, मीडिया को उठाओ, उसको स्ट्रेट वे उस पर टॉप सीक्रेट का लेबल लगाओ और उसको टीम को हैंड ओवर कर दो, वो खुद एनालाइज करके बताएगी कि वो टॉप सीक्रेट है या नहीं। जब तक हम एनालाइज करके फाइनलाइज नहीं करते कि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट, दैट लेवल वुड रिमेन एज ए टॉप सीक्रेट, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप मार्किंग अच्छी तरह कर लो तो आप एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट एंड डीएलपी डाटा लीक प्रिवेंशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर कल को कोई ये जो हमारे जो सिस्टम इंजीनियर्स और नेटवर्क इंजीनियर्स और सिस्टम एडमिन्स और प्रोग्रामर्स हजरात होते हैं, वो डाटा उठा के ले जाते हैं ना पर्सनल ईमेल अकाउंट में, अगर आपने प्रॉपर मार्किंग लेबलिंग की हुई है तो एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया, लाइक शेयर पॉइंट लगा दिया और उसके साथ डीएलपी इंप्लीमेंट किया हुआ, तो कोई बंदा ईमेल नहीं कर सकता अपने आप को, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर होता है, बैंक्स यूज़ करते हैं ये सोल्यूशंस, ठीक है। डीएलपी के दौरान तो मैंने डीएलपी के इवन डेमो के दौरान मैंने बंदे फायर होते हुए देखे। एनीवे, डाटा पब्लिशिंग के अंदर फिर आ जाता है हैंडलिंग, कि भाई अगर सीक्रेट फाइल्स हैं तो वो सिर्फ एक डेडिकेटेड पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके, हैंडल भी कर सके। अगर यूएसबी के अंदर डाटा पड़ा हुआ इनक्रिप्टेड भी है, फिर भी हैंडलिंग बाय द राइट पर्सन होना चाहिए। स्टोरिंग, कि बैकअप मीडिया जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो इनक्रिप्टेड है और डीआर साइट पे रख रहे हैं तो इनक्रिप्टेड है, कैसे यहाँ से वहाँ तक डाटा जा रहा है, क्या वो बंदा सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसके पास उस लेवल की। अगर आपने डिस्ट्रक्शन करनी है, डिस्ट्रक्शन इज़ अ लॉन्ग डोमेन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा के ऊपर हम यानी पूरी एक सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है, मगर हम थोड़ा सा उसे टच करेंगे। रिकॉर्ड रिटेंशन, कि हमने डाटा अगर रखना है तो कितने अरसे तक रखना है, और हर कंपनी हर इंडस्ट्री के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी शुड नॉट बी केप्ट बियॉन्ड इट्स लाइफ, और उसे अपनी लाइफ से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में यूरोपियन जो लेजिस्लेशन है वो इट डोंट अलाउ यू कि कोई डाटा आप विदाउट बिजनेस नीड मोर देन 7 ईयर्स रखें। डाटा पब्लिशिंग के अंदर रिकॉर्ड रिटेंशन, फुल रूलिंग 13 मई 2014 यूरोपीय यूनियन का जो कोर्ट था उसने रूलिंग दी थी कि सर्च इंजन जो से हैं वो उन पे भी ये कानून लागू होता है, ठीक है। सर्च इंजन पहले कहता था हम सिर्फ सर्च करते हैं, नहीं, वो सर्च नहीं करते, वो एक्चुअली मेटा डाटा अपने पास स्टोर रखते हैं और उसके बाद उस डाटा को सेल भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इवन द फिजिकल सर्वर ऑफ द कंपनी प्रोसेसिंग डाटा इज लोकेटेड आउटसाइड द यूरोप, फिर भी वो लॉ आप पे इम्प्लीमेंट होता है। रूल्स अप्लाइज टू द सर्च इंजन लाइक राइट टू बी फॉरगॉटन, अगर आप गूगल को ईमेल करें और कहें भाई ये मैं नहीं चाहता कि मैं गूगल की सर्च में आऊँ, तो दे यू कैन टेक इट ऑफ, ठीक है। ये वैसे जो कि आप इसको वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाता है डाटा रेमिनेंस। डाटा रेमिनेंस क्या है कि जब आप किसी हार्ड ड्राइव से डाटा डिलीट करते हैं, आपका मुझे हम सबको पता है कि एक दफ़ा डिलीट का बटन दबा के रिसाइकल से भी डिलीट कर दें, फिर भी आप डाटा रिस्टोर कर लेते हैं। एज़ फार एज़ हम कहते हैं कि उसके जो ट्रैक्स के ऊपर या उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, मुझे वर्ड इस टाइम भुला हुआ है, सेक्टर के ऊपर जो है कोई चीज़ ओवरराइट ना की गई हो, ठीक है, ये डाटा रेमिनेंस होता है, ठीक है, कि आप डाटा निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक दफ़ा हार्ड ड्राइव, मुझे अच्छी तरह याद है, लो लेवल फॉर्मेट भी कर दी थी, उसके बाद भी किसी ने डाटा निकाल लिया था, हमें ज़रूरत पड़ गई थी पैसे देने पड़े थे तो, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ना 3 किस्म की टेक्निक्स आती हैं। वन इज़ कॉल्ड क्लियरिंग, डाटा में स्टिल भी रिकवरेबल, कि आपने क्लियर कर दिया, डिलीट कर दिया, फिर भी हो गया, ठीक है। पर्जिंग और सैनिटाइजेशन फिर दूसरी टेक्निक आती है। पर्जिंग एंड सैनिटाइजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अ सिस्टम और स्टोरेज डिवाइस विद द इंटेंट दैट डाटा कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड बाय एनी नॉन टेक्नोलॉजी, कि पर्च कर दिया गया डाटा, सैनिटाइज कर दिया। अक्सर दफ़ा हम हार्ड ड्राइव के ऊपर री राइट कर देते हैं, हम कहते हैं डाटा नहीं निकलेगा। डिस्ट्रक्शन,
डिस्ट्रक्शन के अंदर अब हम स्टोरेज मीडिया को उठाते हैं और डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली एक प्रोटोन 104 है, ये लेटेस्ट, काफ़ी क्वाइट लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। ये NSA की लिस्टेड डिवाइस है, सजेस्टेड डिवाइस है। ये ओवरराइट भी कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर देती है हार्ड ड्राइव को। इसमें जो भी डाटा पड़ा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कंफर्म अनरीडेबल होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन के अंदर फिर ओवर राइटिंग और डिगॉजिंग है। ओवर राइट यानी ओवर राइट कर देते हो, और डिगॉज लाइक वो मैग्नेटिक स्टफ। अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला जो सा है, फड्डा खुल गया। ये तो बात ठीक होगी जी मैग्नेटिक ड्राइव के लिए, ठीक है, जो भी हमारी ड्राइव्स हैं वो स्पिंडल वाली। अब आ जाते हैं SSD के अंदर अब एक मसला ये है कि SSD के अंदर ना FTL है, ठीक है, फ्लैश ट्रांसलेशन लेयर। अब जब भी आप SSD के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करने लगते हो तो ये जो FTL है ना, ये बीच में आ जाती है और ये आपको कहती है अच्छा मैंने नीचे से सारा कुछ डिलीट कर दिया, और आपको पॉइंट कर देती है टूवर्ड्स ब्रांड न्यू सेक्टर। तो आपको समझ लगता है कि ये हार्ड ड्राइव खाली है, फिर आप इस पर राइट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर इसकी मैंने एग्जैक्टली वर्डिंग कॉपी कर दी है। फ्लैश ट्रांसलेशन लेयर अपडेट्स द मैप सो द सिस्टम फाइंड द न्यू अपडेटेड डाटा रादर देन द ओल्ड डाटा। अब ओल्ड डाटा वहीं पे पड़ा हुआ है, अब डाटा रेमिनेंस का इशू आ गया। बिकॉज ऑफ दिस SSD कैन कंटेन अ मल्टीपल इटरेशन ऑफ द सेम डाटा। तो वो सेम डाटा की कॉपियाँ पड़ी हो सकती हैं उसके पास। इफ़ दोज इटरेशन आर नॉट एक्सेसिबल बाय कन्वेंशनल मीन, दिस इज़ व्हाट कॉज द डाटा रेमिनेंस ऑन SSD। दो कि वो डाटा को आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते, आप C ड्राइव प्लग इन करोगे तो नहीं आएगा नज़र, मगर देर आर वेज यू कैन डू इट। ये नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज L पता नहीं किसके लिए, NVSL एक कंपनी है, ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, उसने डिज़ाइन प्रोसीजर किया है जो फ्लैश लेयर को बाईपास करता है और डायरेक्टली एक्सेस करता है एन एंड फ्लैश को। ये जो एन एंड फ्लैश है ये एक्चुअली SSD का कोर कंपोनेंट है जहाँ पर रॉ डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर आपने SSD फॉर्मेट कर दी, जो मर्जी कर दो, ठीक है, ओवरराइट भी कर दो, SSD में डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो NVSL ने एक प्रोसीजर बनाया है जिससे आप FTL को बाईपास करके रॉ डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो वो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग अब वाइप कर देते हैं। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है SSD के ऊपर कि भाई क्या SSD फुली रिमूव हो सकता है डाटा। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आपने SSD से जान छुड़ानी है, जस्ट ब्रेक इट, डैमेज इट अप, ठीक है, ताकि कोई उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। अब इसके दौरान एक स्केरी कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो आजकल टुडे यूज़ हो रही है, उन सारों के अंदर SSD लगी हुई है, ठीक है। तो अब आपका डाटा सेफ है या नहीं, अब आपने बताना है, ठीक है। बाय द वे मैंने किसी कंपनी को ये बात कहते हुए नहीं देखी कि क्लाउड स्टोरेज में SSD पे डाटा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में अभी ये वाली जो अवेयरनेस है ये बड़ी न्यू है FTL वाली। अच्छा, क्लासीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग एसेट, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओनर मस्ट वर्क विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम टू मेक श्योर डाटा इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के इंफॉर्मेशन ओनर जो सा है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी में 4 किस्म के काम हो रहे हैं, उनमें से एक किस्म का काम जो सा है वो कस्टमर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब उसका ऑनर जो सा है वो कस्टमर सर्विसेज का हेड होगा, ठीक है, हेड ऑफ कस्टमर सर्विसेज। वो हमारे साथ बैठेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में और मेक श्योर करेगा कि हमने वो डाटा कब कलेक्ट हो रहा है, डाटा एक्सेस कैसे हो रहा है, उसके एजेंट्स को डाटा एक्सेस चाहिए और वो डाटा फिर हम शेयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इज कंसर्न प्राइमरीली विद एक्सेस, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ये कि ये डाटा पब्लिक है, ये सेंसिटिव है, क्लोज होल्ड भी एक टाइप हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपकी कंपनी में डाटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी लिखी होती है और वो बताते हैं कि कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। मैंने कंपनी के अंदर क्लासिफिकेशन 8 क्लासिफिकेशन देखी, 8 क्लासिफिकेशन, 8 टू मैनी क्लासिफिकेशन, मैक्सिमम 3 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव, क्लोज होल्ड एंड कॉन्फिडेंशियल, या एक पब्लिक कर दो, एक सेंसिटिव कर दो, या पब्लिक, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। 3 या 4 मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन लेवल्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होंगे तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ये बताती है कि यार ये जो बंदा है, ये जो डाटा है, इस पर एक्सेस किसे होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक को एक्सेस होनी चाहिए या स्टाफ को होनी चाहिए। अगर स्टाफ में को नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को होनी चाहिए। स्टाफ को आपको पेरोल की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, वो सिर्फ HR के बंदे को, इवन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन के बाद कैटेगराइजेशन, ठीक है। कैटेगराइजेशन इज़ प्राइमरली कंसर्न विद इम्पैक्ट, ठीक है, कि अगर ये डाटा को कुछ हो जाता है तो हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट और सीरियस इम्पैक्ट, ठीक है, ये कैटेगराइजेशन हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन के ऊपर ना आप
आप यू बीइंग अ सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, आपको पता होना चाहिए हर कंट्री में जहाँ आप काम कर रहे हो या आपका कंपनी ऑपरेट कर रही है उनका क्लासिफिकेशन लॉ क्या कहता है, ठीक है। कनाडा का सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, यूके का ऑफिस सीक्रेट एक्ट है कि भाई सिक्योरिटी जो ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने से पहले बंदे के पास साइन होने चाहिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए और ब्ला ब्ला। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ निस्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ, ठीक है। गाइड ऑफ मैपिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन, ये कैटेगराइजेशन के ऊपर है, क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं है, क्लासिफिकेशन सेपरेट चीज़ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये डाटा की कितना सीक्रेट है, कैटेगराइजेशन इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने ये एक छोटा सा मैप दिया हुआ, हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन की टाइप, प्रोविजनल इम्पैक्ट लेवल, रिव्यू प्रोविजनल इम्पैक्ट लेवल, एडजस्ट फाइनलाइज और कितना इम्पैक्ट है और उसको फिर दोबारा फीड कर दिया प्रोसेस आउटपुट में, कि अगर मैंने एक डाटा रखा हुआ उसको एक दफ़ा रिव्यू किया, प्रोविजनल इम्पैक्ट लेवल दे दिया, फिर फाइनलाइज किया बैठ के 5-6-7 लोगों के साथ, बिजनेस के साथ, कि इसका फाइनल लेवल क्या, फिर फाइनलाइजेशन डिफाइन कर दी, ठीक है। ये निस्ट का एक डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा है, इट्स वर्थ रीडिंग इट, स्किम थ्रू कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस डॉक्यूमेंट का नंबर 800-600 है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्राइवेट डाटा, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ये प्राइवेट डाटा है। कंपनी रिस्ट्रिक्टेड डाटा रिस्ट्रिक्टेड टू द सबसेट ऑफ एम्प्लॉयज़, एचआर से रिलेटेड डाटा। कंपनी कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशंस हो गई हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, 4 से ऊपर ना जाइएगा अगर आपको कभी भी है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, हु डिसाइड द डाटा क्लासिफिकेशन, ठीक है। डेटाबेस ओनर क्लासिफिकेशन डिफाइन करेगा, क्योंकि वो ऑनर है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस सारे के सारे डाटा का, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो क्लासिफिकेशन हो जाती है तो फिर डाटा ऑनर जो सा है वो क्लासिफिकेशन करने के बाद डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीएस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेक श्योर करता है कि जितना डाटा सिस्टम्स में पड़ा हुआ है वो अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई हुआ है, कि कौन सी डेटाबेस के ऊपर पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए, कौन सी डेटाबेस के ऊपर सीक्रेट एक्सेस होनी चाहिए, उसको सेपरेट रखना है या नहीं रखना। और अगर प्रोग्रामर कोड लिख रहा है तो प्रोग्रामर मेक श्योर करेगा कि उसको अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सी चीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि हमने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना है विद इन द डेटाबेस और पब्लिक इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट नहीं करना, तो ये प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान का इशू है, डाटा ऑनर का मसला नहीं है। हमारे डाटा ऑनर मेक श्योर करेगा एनुअल रिव्यू हो रहा है उस डाटा के ऊपर। अगर किसी का पासवर्ड रखा जा रहा है तो MD5 हैश में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट इन MD5 हैश इज क्रैकेबल। अगर कोई डेटाबेस लेके जाता है, हम कहते हैं हमें जी सॉल्टेड MD5 कर दो या बी क्रिप्ट कर दो। बी क्रिप्ट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लें, इट्स अ डिफरेंट साइंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट नाइटमेयर इन एनी कंपनी। अगर आपने एसेट मैनेजमेंट जो है सही कर लिया तो सब कुछ सेट हो जाता। अब एसेट मैनेजमेंट क्या है, कल को आपको पता चलता है कि वर्डप्रेस के अंदर वल्नरेबिलिटी आ गई, आप क्या करते हो? आप पहले वेब डेवलपर ढूंढते हो, उससे पूछते हो यार हमारे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हुई है? वो कहता मुझे तो नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं हुई, ठीक है। मगर उसे कंपनी में काम करते साल हो गया, आपको 6 महीने बाद या साल बाद पता चलता है हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट थी वो हैक हो गई है। उसकी वजह ये थी कि अभी 6 महीने पहले जो वल्नरेबिलिटी आई थी वो उससे किसी हैकर ने हैक किया और उसने वेब शेल इंस्टॉल कर दिया। अब आपके पास कोई लिस्ट नहीं थी जिससे आप देख सकते थे, ठीक है। ये एक सिर्फ पर्सपेक्टिव है एसेट मैनेजमेंट का। अगर आप आते और आपको पता होता वर्डप्रेस में एक वल्नरेबिलिटी, आपको थ्रेड फीड से पता चल गया, आपके पास एक लिस्ट होती जिसमें आप देखते कि हमारे पास कितने सर्वर वर्डप्रेस पे, और आप उस सर्वर के ऑनर्स कौन कौन से हैं उनको कहते हैं भैया पैच करो, सब कुछ सीधा था ना। मगर दिस इज़ एन आइडियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ नॉट आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। सो IT एसेट मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट नाइटमेयर, ठीक है। अप टू डेट व्यू ऑफ ओन्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसेट, कि आपके पास लेटेस्ट व्यू हो कि हमारे पास कितना हार्डवेयर पड़ा है, कितना सॉफ्टवेयर पड़ा है, कितना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP का चल रहा है जो एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट हुआ है, कितनी मशीन्स के ऊपर हमारे पास सफारी का ब्राउज़र चल रहा है जो आउट ऑफ सपोर्ट है ऑन विंडोज़, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक चीज़ आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन आइटम। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि आप कभी भी कोई चेंज करो या कोई चेंज कंट्रोल करो तो वो आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में आ जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है कि अगर आपने फायरवॉल के अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब इससे हायर लेवल पे स्टेप पे चले जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस बन जाती है जिसमें आपने तमाम कॉन्फ़िगरेशंस की हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन, लिंकेजेस सारा कुछ भरा हुआ होता है। दैट इज़ कॉल्ड CMDB,
ठीक है। ये आईटेल का कॉन्सेप्ट है, ITIL, अगर आप आईटेल पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत डिटेल से आएगा, ठीक है। सो ये कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, कन्फिग्रेशन आइटम्स, ये सारी चीज़ें आईटेल का प्रोसेसेस है। मगर इन तमाम चीज़ों की बॉटम लाइन ये है कि आपके पास एसेट हो। IT एसेट मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो फिर आप कर सकते हैं, हाँ जी किस एसेट में चेंज करना है, इस एसेट में चेंज करना है। अच्छा ये फायरवॉल है, फायरवॉल का जी कस्टोडियन कौन है, सिक्योरिटी की टीम है। अच्छा सिक्योरिटी की टीम को कहते हैं अच्छा चेंज कर दो, सिक्योरिटी की टीम कहती है नहीं, इस फायरवॉल का ऑनर है हमारा सिक्योरिटी हेड या सिक्योरिटी मैनेजर या सीसो, ठीक है। तो सीसो के पास चेंज कंट्रोल जाएगा, सीसो अप्रूव करेगा और फिर आगे जाएगा। नॉर्मली सीसो अप्रूव नहीं करता, सिक्योरिटी मैनेजर, उसने डेलीगेट किया होता है। अच्छा फिर उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इक्विपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत कंपनीज़ में ऐसा होता है कि बहुत पुराना इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा हुआ होता है और वो फेल होता रहता है, या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होती है, नोबडी केयर्स अबाउट इट, या कोई डिस्ट्रक्ट किसी और वजह से वो डाउन टाइम का ज़रिया बन जाता है। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास IT एसेट मैनेजमेंट लिस्ट में है तो आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। कौन सा इक्विपमेंट एंड ऑफ सेल हो गया, कौन सा इक्विपमेंट एंड ऑफ लाइफ हो गया, उससे फारिग हो जाओ, नया इक्विपमेंट ले आओ, ठीक है ना। तो आज हमने जो सा डाटा स्टैंडर्ड्स देखे, लॉन्गिजेविटी एंड यूज़ देखा, क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग एसेट देखा, और इक्विपमेंट लाइफ साइकिल एसेट मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ आज हमने कवर कर लिया। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये थैंक यू की स्लाइड अब लगाई है मैंने, ठीक है। खुश रहें।